पे तो विषय की शुरुआत करने से पहले उसकी नींव डालना बहुत जरूरी था। तो मैंने इसकी शुरुआत करी है ब्रिटिश काल से तुरंत पहले की परिस्थितियां क्या थी, यहां से करी है। तो देखिए, जब हम मिशनरीज की बात करते हैं तो वहीं से मिशनरीज का पीरियड शुरू हुआ है। तो हमें उस समय जो परिस्थितियां थी उनको समझना बहुत जरूरी होगा हमारे लिए। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत की डायरेक्ट शासक बन गई थी और उस समय का जो गवर्नर जनरल था वॉरेन हेस्टिंग्स, वो भारतीय सभ्यता संस्कृति से बहुत ज्यादा लगाव और प्रेम करने वाला था, जो आगे चल के लिटरेचर में फिर उसको ओरिएंटलिज्म कहा गया है। और उस पे जब शिक्षा वगैरह के लिए जब सरकार उनकी यहाँ पे हो गई तो फिर ये हुआ कि भाई शिक्षा स्वास्थ्य की जिम्मेदारी आप लोगों की लो। तो उसका कहना यह था कि इन पे अंग्रेजी शिक्षा थोपी नहीं जा सकती है, क्योंकि भारत की अपनी संस्कृति है, बड़ी प्राचीन संस्कृति है, इनकी अपनी सभ्यता है, इनकी अपनी भाषा है, इनका अपना दर्शन है, इनके सभ्यता और संस्कृति से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। इसी विचारधारा के साथ उसने समर्थन दिया और एशियाटिक सोसाइटी का गठन हुआ। उसके जैसे लाइक माइंडेड अंग्रेजों ने उसका गठन कराया, जिसके तहत उन्होंने भारतीय धर्म ग्रंथों वगैरह का ग्रंथों का अंग्रेजी वगैरह में अनुवाद शुरू करा। और उसके प्रयत्न ये थे कि जिनको कंपनी की ओर से, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर कंपनी की ओर से किसी को भारत में आना है, यहाँ पे नौकरी करनी है, तो उनको भारतीय संस्कृति, भारतीय भाषाएं वगैरह सीखनी पड़ेंगी और उनको सम्मान देना पड़ेगा और उस तरीके से काम करना पड़ेगा, ना कि पूरे हिंदुस्तान को अंग्रेज बनाना पड़ेगा। तो ये उसकी सोच थी। इसके चलते हुए उसने प्रयत्न शुरू कर दिए थे, लेकिन बाद में फिर जाके बनारस का संस्कृत कॉलेज बना, उसने प्रयत्न चालू कर दिए थे। बाद में फोर्ट विलियम कॉलेज बना कलकत्ता में। लेकिन विचार रखना एक चीज होती है, भ्रष्टाचार तो पूरी ईस्ट इंडिया कंपनी में था, वो भी बेचारा भ्रष्ट था। तो वापस जब वो इंग्लैंड गया तो फिर उसका इम्पीचमेंट हुआ। उसके इम्पीचमेंट के दौरान एक ऐसी चीज निकल के आई जो आगे हमें बहुत प्रभावित करी। उसने वहां पे एक डिफेंस लिया पार्लियामेंट में अपने बचाव में कि भाई मैंने जो कुछ करा वो साम्राज्य के हित में के लिए किया। तो इन इफेक्ट वहां पे एक नई बहस ये छिड़ गई। उसका इम्पीचमेंट में तो वो छूट गया था, वो तो एक अलग बात हो गई कि इंग्लैंड वालों ने जो भारत, अंग्रेजों ने जो भारत में जमीन जीती है, जो राज्य स्थापित किया है, कुछ लोग कहते थे ये हमारे गुलाम हैं क्योंकि हमने जीता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझिए। दूसरी विचारधारा ये थी कि नहीं, हमने जीत लिया है, अब वो हमारे राजा की प्रजा हैं और उनके वही अधिकार हैं जो हमारे अधिकार हैं। हम उनको उनके अधिकारों से वंचित नहीं कर सकते। और ये बहस काफी लंबी चलती रही और इसका अंत हुआ जब 1857 की क्रांति के बाद यहाँ पे ब्रिटिश सरकार ने अपने हाथ में सत्ता ले ली और उनका फिर रॉयल प्रोक्लेमेशन आया कि किसी भी भारतीय के संग कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। और वहां से फिर सिविल सर्विसेज में इंडियंस की एंट्री वगैरह वो सब बाद में शुरू हुई थी। इस समय जो दो चीजें थी वो हमें बहुत समझनी जरूरी है। भारत में ईसाई मिशनरीज को आप हमेशा दो कैटेगरी में बांटिए। एक, ईसाई मिशनरीज पुर्तगालियों के जरिए आए थे, डेनमार्क वालों के जरिए आए थे। इनको इनके शासकों की ओर से अधिकार मिला हुआ था कि आप अत्याचार करके, मार काट के, डरा धमका के, कैसे भी करके इनका धर्म परिवर्तन करा सकते हैं। उनके राज्य ने ये अथॉरिटी दे रखी थी। इसीलिए गोवा का इतिहास हमारे यहाँ सिलेबस में कभी नहीं पढ़ाया जाता है। जिन लोगों ने अगर इतिहास पढ़ा भी है तो गोवा का इतिहास आपके यहाँ बिल्कुल नहीं पढ़ाया जाता है, क्योंकि वो उनके सेकुलर सिद्धांतों के खिलाफ हो जाता है।
कि साहब यहाँ इतने मारे काटे गए थे कन्वर्जन कराने के लिए। यही स्थिति डेनमार्क वालों की भी थी, लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच कंपनी को इसकी परमिशन नहीं थी। वो ना तो क्रिश्चियनिटी प्रीच कर सकते थे, बोल सकते थे, ना वो क्रिश्चियनिटी फैला सकते थे, ना धर्म परिवर्तन करा सकते थे। उनकी सरकारों से इस पे रोक लगी थी। उस पीरियड में 2 क्रिश्चियन मिशनरीज आए थे, जॉन थॉमस और विलियम कैरी। इनको इवन ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने इलाके में, अंग्रेजों वाली कंपनी ने रहने नहीं दिया। ये बेचारे सेरमपुर में रहते थे, कलकत्ता के पास, जो कि उस समय डेनमार्क का एरिया था। अब आते हैं कि पश्चिमीकरण हुआ कहां से शुरू। तो लॉर्ड वेलेस्ली ने फोर्ट विलियम कॉलेज बनवाया और डिबेट यही चल रही थी कि भाई हिंदी चले कि इंग्लिश चले, कि मतलब इंडियन लैंग्वेजेस चले कि अंग्रेजी चले। इसी बीच में जो मिशनरी विलियम कैरी आया था, उसका मानना यह था कि ईसाई धर्म के प्रचार की सफलता भारतीय शिक्षकों की शिक्षा और प्रशिक्षण में निहित है। मतलब ईसाई धर्म का प्रचार सीधे ना करके हमें शिक्षा के माध्यम से इनको प्रभावित करना चाहिए। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। इसका रेफरेंस मैं देता हूं, मिशनरी स्टाइल एंड द प्रॉब्लम ऑफ डायलॉग बाय सुसान विश्वनाथन, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज, राष्ट्रपति निवास, शिमला, उनकी पब्लिश करी हुई है। उसके पेज नंबर 2 पे ये चीज दी गई है। फिर इसके बाद में एक और गवर्नर जनरल आया जिसने पूरा हिंदुस्तान को अंग्रेज बना दिया अपनी नीतियों से। मैं बताता हूं कैसे। उसने जो है यहां पे परमानेंट सेटलमेंट, स्थायी बंदोबस्त कर दिया और उसने उसके बाद में उसको कोडिफाइड लॉ लागू कर दिया और इंग्लिश का यूसेज जो है वो पूरी सरकारी भाषाओं में मैंडेटरी कर दिया। मतलब अब जो कंपनी के अधिकारी आते थे उनको भारतीय भाषाएं सीखने की जरूरत नहीं थी। भारतीयों को काम पड़ेगा तो भैया या तो अंग्रेजी में कराओ ट्रांसलेशन, या जो भी करो करस्पॉन्डेंस करो, जैसे भी करो अंग्रेजी में। तो ये कॉर्नवालिस के समय तक की स्थिति में बता रहा हूं और चर्च का मैं पहले ही बता चुका हूं। तो इस स्टेज पे जब इन पे रोक थी यहां पे क्रिश्चियन मिशनरीज को लगाने को, तो विलियम कैरी ने करा क्या, उसने चर्च ऑफ इंग्लैंड को चिट्ठी लिखी और वहां खबरें पे खबरें बराबर भेजी कि आप भारत की शिक्षा व्यवस्था हमें दिलवा दो कैसे भी, क्योंकि सीधे तो परमिशन मिलेगी नहीं हमको धर्म परिवर्तन हो वो सब कराने की, तो आप शिक्षा व्यवस्था जो है वो हमें दिलवा दो किसी तरीके से। सरकार तैयार नहीं थी, इसके लिए उसने वहां पे लॉबिंग कराई। तो इसके चलते हुए चार्टर एक्ट 1813 आया, जिसमें जो भी चर्च ऑफ इंग्लैंड के माध्यम से जो भी लॉबिंग कराई गई थी, उसके जरिए क्रिश्चियन मिशनरीज को शिक्षा की पूरी जिम्मेदारी दे दी गई। और यहाँ पे मैं कॉले और हंटर कमीशन कमेटी वगैरह उन सब का जिक्र नहीं कर रहा हूँ, उनको वो जिम्मेदारी दे दी गई कि भाई ऐसा है मिशनरीज वगैरह जो है वो कम पैसे में पढ़ाने को तैयार हैं, तो ऐसा करो शिक्षा की जिम्मेदारी इनको दे दो। बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो गवर्नमेंट के अंडर में था, उसको इसकी हवा भी नहीं थी कि इनके इरादे क्या हैं, वरना शायद ये परमिशन मिलती भी नहीं। लेकिन इन्होंने कहा कम पैसे में पढ़ाने को तैयार हैं और जो है इनको कर दो। तो अब कम पैसे में कोई क्यों पढ़ाएगा, तो ठीक है अपना धर्म प्रचार करने के लिए करना चाहते हैं और इंडिया पे थोड़ी उनकी ग्रिप भी बनने लगी थी, तो ठीक है जी इनको परमिशन भी दे दो और अपना जो माने, बट ये जबरदस्ती नहीं कर सकते। ये कंडीशन लगी थी, आप जबरदस्ती नहीं कर सकते पुर्तगालियों की तरह। अगर समझा बुझा के किसी को ईसाई बना सकते हो तो बना लो, और ठीक है एजुकेशन की पूरी जिम्मेदारी उनको दे दो।
यहां से हमारे सबसे बड़े विलेन की एंट्री होती है। इसी समय पे एक मिशनरी वहां से आया इंग्लैंड से, उसका नाम था अलेक्जेंडर डफ। अलेक्जेंडर डफ, अगर किसी को नोट करना है तो कर लीजिए। अलेक्जेंडर डफ ने क्या कहा वो मैं आपको बताता हूं। शिक्षा के माध्यम से हिंदू धर्म को नीचा दिखाते हुए कमजोर करने की नीति लागू करने की जरूरत है। बहुत बोल्ड स्टेटमेंट है, बहुत बोल्ड स्टेटमेंट है ये कि हिंदू धर्म को नीचा दिखाओ, इनको ह्यूमिलिएट करो और उसके बाद इनको कमजोर करो और फिर इनको ईसाइयत का प्रसार करो। अब ये बोल्ड स्टेटमेंट आया कहां से है, इसका प्राइमरी सोर्स आप देखिए। स्रोत हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, कहां से लिया गया है। ये लिया गया है अलेक्जेंडर डफ, इंडियाज एजुकेशनल पायनियर बाय विलियम पैटन, 1926 की किताब है लिखी हुई। बैप्टिस्ट बोर्ड ऑफ एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ मिशनरी एजुकेशन, 5th एवेन्यू, न्यूयॉर्क की पब्लिश करी हुई। वहां से ये स्टेटमेंट लिया गया है और ये इसका तस्दीक जो है वो दूसरी किताबों से भी की गई है। एग्जैक्टली क्या लिखा है वो मैं हिंदी में मैं बता चुका हूं, इंग्लिश में भी एक बार पढ़ देता हूं। First, he proposed to undermine Hinduism by not devoting his life of preaching, but by making use of higher education as a missionary instrument. Second, he proposed, in the contrast of existing practice of using vernacular as a medium of instruction, to give the higher education through the medium of English language. जब ये प्रस्ताव उसने रखा फोर्ट विलियम कॉलेज में, जहां पे कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अंग्रेज अधिकारियों को ट्रेनिंग दी जाती थी, तो वहां पे किसी मेंबर ने इसका समर्थन नहीं करा सिवाय विलियम केरी के, जो खुद अपने आप में कट्टर मिशनरी था। लेकिन चूंकि विलियम केरी उसका हेड था तो ये प्रस्ताव पारित हो गया। ये सीधा सीधा सबूत है कि उनके इरादे क्या थे। देखिए, इरादे, जो लोग वकील हैं वो मेरे ख्याल से समझते होंगे कि इंटेंशन एस्टेब्लिश करना कितना मुश्किल काम होता है, बट हियर वी हैव द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस एस्टेब्लिशिंग द इंटेंशन, एंड दैट इज ऑल्सो कमिंग फ्रॉम देयर सोर्स, नॉट फ्रॉम आवर सोर्स। तो जब ये हुआ, अब हम अपने समाज सुधारकों का योगदान इसमें देख लेते हैं। राम मोहन राय जी ने अलेक्जेंडर डफ की मदद करी अपना मिशनरीज स्कूल स्थापित करने में, और उस स्कूल का परिणाम ये हुआ कि पहले ही 3 सालों में उसने 4 छात्रों का धर्म परिवर्तन करवा दिया। पहले ही 3 सालों में 4 छात्रों का धर्म परिवर्तन करवा लिया, और उस विदेशी की मदद हमारे श्रीमान समाज सुधारक राम मोहन राय जी ने करी थी। तो ये सब देश में चल रहा था। ईसाई मिशनरीज अपना धीमे धीमे वो फैला रहे थे। सरकारी में, मतलब इस सरकार की मदद से कॉलेज वॉलेज खुलते थे, उसमें वो सब होता था, टीचर्स आते थे। इस स्टेज पे क्या हुआ, जब तक ये कुछ गवर्नर जनरल बदलते गए, कुछ इधर के विचार के थे, कुछ उधर के थे, इस स्थिति तक अंग्रेज 2 स्थितियों में बंट चुके थे विचारधाराओं में। एक जो वारेन हेस्टिंग्स वाला विचार रखते थे कि भारत एक बड़ी संस्कृति है, सभ्यता है, सम्मानित है, इसके प्रति हमें सम्मान भाव रखना चाहिए, हम उससे प्रेम करते हैं। उनको कहा जाता है इंडोफाइल्स, और इनके नाम हैं चार्ल्स विल्किंसन, नेथानियल हालहेड, जोनाथन डंकन, विलियम जोन्स, जेम्स प्रिंसेप, हेनरी थॉमस, कोलब्रुक, H.H. विल्सन। दूसरी कैटेगरी मिशनरी माइंडसेट वाली थी, जो ये कहते थे, जो भारत के प्रति नफरत का भाव रखते थे, हिंदुओं को
थोड़ा हीन दृष्टिकोण से देखते थे, गुलाम की तरह मानते थे, वो थे जेम्स मिल, विलियम कैरी, जॉन थॉमस, अलेक्जेंडर डफ, विलियम इरविन, कैथरीन मेयो। ये सब या तो नस्लवादी थे और या फिर जो है वो मिशनरीज थे। फिर मेरे दिमाग में एक जिज्ञासा आई कि भाई अंग्रेज जब इतना सब कर रहे थे और हमारे यहां से भी विरोध भी हो रहा था, राम मोहन राय बेचारों को अकेले को कितना दोष दें, तो उनका विरोध करने के लिए केशव चंद्र सेन, देवेंद्रनाथ टैगोर, ये लोग भी प्रयत्नशील थे। इन्होंने भी अपने आदि ब्रह्म समाज और वो सब बनाए थे, उधर प्रार्थना समाज बंबई में बना। तो ये लोग सफलता क्यों नहीं पा रहे थे? हमारे धर्मगुरु और वो सब क्यों नहीं मदद कर रहे थे? इस प्रश्न का जब मैं जवाब ढूंढने निकला तो बड़ा चौंकाने वाली फाइंडिंग आई। वो ये थी कि हमारा डिफेंस इसलिए कमजोर था क्योंकि हमारे हाथ में ना पेपर था ना प्रिंटिंग थी। ये बड़ी चौंकाने वाली चीज थी मेरे लिए भी कि उस समय भारत में कागज का उत्पादन नहीं होता था, कागज यूरोप से आता था, प्रिंटिंग वहां होती थी, यहां नहीं होती थी। और इनके कोई ऐसे स्रोत वहां इंग्लैंड में नहीं बैठे थे जहां से ये भेज करके अपने हिसाब का प्रिंट करा सके। देखिए, प्रिंट पेपर का बहुत बड़ा फायदा होता है। अभी आप यहां से सुन के कुछ जाएंगे, आप में से अधिकांश लोग जो है 90% चीज तो घर जाके भूल जाएंगे। किसी को याद रहेगी, वो कभी किसी से थोड़ी बहुत चर्चा करेगा, नहीं बात चली तो वो भी नहीं करेगा। पेपर का फायदा ये होता है कि आपने पढ़ा, पढ़ के घर में रख दिया, किसी और ने आया, उसने देखा, उसने के बाद कहीं और गया। एक तो उसमें कम्युनिकेशन गैप नहीं होगा, जो लिखा है वो सबके लिए लिखा है और हर आदमी फर्स्ट हैंड पढ़ रहा है उसको। और दूसरे, एक दूसरे हाथ में एक पेपर आप छाप दीजिए, उसको 500 लोग पढ़ ले जाएंगे। तो ये चीज हमारी बहुत बड़ी कमजोरी थी। हमारे पास में ना पेपर था, ना हमारे पास में प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी थी, और ना हमारी प्रिंटिंग पे एक्सेस थी। इस वजह से हम उस समय पे कमजोर पड़ रहे थे। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो है वो थोड़ा ध्यान देने वाला है कि मिशनरीज का दृष्टिकोण क्या था और उनकी रणनीति क्या थी, उन्होंने कैसे ये सब करा और उसमें क्या क्या हुआ। यहां जो मिशनरीज आए थे वो यहां आने से पहले अमेरिका में काफी कुछ कर चुके थे। व्यक्तिगत तौर पे नहीं करे थे, तो इनकी सब रिपोर्टें, डॉक्यूमेंट, किस मिशन में क्या चल रहा है वो सब होता रहता है। वो मैंने भी वही रिपोर्टें पढ़ी हैं, तो वो सब रिपोर्ट करते रहते थे, हम यहाँ गए, हमने ये करा, वो करा। तो इन्होंने अमेरिका में जाके देखा कि वहां पे स्लेवरी सिस्टम है, दास प्रथा थी, करीबी इन्हीं यूरोपियन की करी हुई थी, वो भी कोई आसमान से नहीं टपकी थी, इन्हीं के बनाए हुए थे दास। तो अमेरिका में दास प्रथा है, तो इन्होंने रंग भेद को हमेशा उसी नजरिए से देखा कि जिसका रंग काला है वो शोषित है, वो गुलाम है, जिसका रंग साफ है वो शोषक है। और उसी माइंडसेट के चलते हुए, उस समय डीएनए एनालिसिस नहीं था, हिस्टोरियोग्राफिक डेवलपमेंट नहीं हुए थे, आपका रेडियो एक्टिविटी और ये सब टेक्नोलॉजीज नहीं थी, तो वहां पे इन्होंने दास प्रथा का दृष्टिकोण इंडियन सोसाइटी पे वो टेम्पलेट अप्लाई करते हुए आर्य और द्रविड़ का सिद्धांत गढ़ा, जो कि आज डीएनए एनालिसिस के बेसिस पे साइंटिफिक एविडेंस के साथ गलत साबित हो चुका है। तो इस तरीके से इन्होंने आर्य द्रविड़ की जो है वो थ्योरी गढ़ी। अब इनकी चैलेंजेस समझिए और इन्होंने क्या क्या करा, किससे क्या प्रॉब्लम थी वो समझिए। जब ये धर्म परिवर्तन कराने जाते थे तो इन्होंने वही तकनीकें अपनाने की कोशिश करी जो इन्होंने अमेरिका और अफ्रीका में सफलतापूर्वक करी थी, कि अपने इलाके के महत्वपूर्ण व्यक्तियों को पकड़ लो, एक दो जो भी हो दिन, उनका धर्म परिवर्तन करा लो, तो बाकी फिर अपने आप धर्म परिवर्तन कर लेंगे। लेकिन वहां इनको एक दिक्कत आने लगी। वो दिक्कत क्या आने लगी, ये जो आपको बुकलेट मिलेगी उसमें इसका सोर्स मेंशन्ड है।
दिक्कत इनको ये आने लगी कि उस समय भारत में हिंदू और मुस्लिम दोनों में पॉलीगेमी, बहुविवाह अलाउड था। तो जो संपन्न लोग होते थे उनके यहाँ पे आमतौर पे एक से अधिक पत्नियां मिल जाती थी, चाहे फिर वो हिंदू हो या मुस्लिम हो। एक से अधिक पत्नियां लोगों के यहाँ होती थी जो संपन्न होते थे। अब क्रिश्चियनिटी में इनको ये बहुत बड़ी दिक्कत आ रही थी, तो इन्होंने अपने चर्च को चिट्ठी लिख करके परमिशन मांगी कि भाई ऐसा, क्योंकि धर्म परिवर्तन तो कर लेगा आदमी लेकिन वो बीवी नहीं छोड़ेगा अपनी एक भी। तो इन्होंने चर्च से परमिशन मांगी कि जिनकी एक से अधिक पत्नियां हैं उनको ईसाई बनाने की परमिशन आप हमें दे दो। और वो परमिशन चर्च ने डिनाई उस समय कर दी। फिर वो 50-60 साल बाद वो परमिशन भी मिल गई थी बाय द वे इनके फॉलोअप करने से, लेकिन उस समय इनको ये दिक्कत होती थी। अब मेन बात आती है इनके निशाने पे ब्राह्मण कैसे आए, जिसकी शिक्षा व्यवस्था में आज तक दुरुपयोग हो रहा है। इनके निशाने पे ब्राह्मण कैसे आए वो मैं बताता हूं। एक में मिशनरी का वो पढ़ रहा था, अपना डाइजेस्ट का अपना एक्सपीरियंस और वो सब करके, तो उसने लिखा है कि भारत की संस्कृति और सभ्यता में ब्राह्मणों को इतना सम्मान मिलता है जो सारी दुनिया में हमारे मिशनरीज में हमारे किसी भी चर्च के अधिकारी को नहीं मिलता है। तो एक तो उसमें ईर्ष्या का पुट था, और ये भी उनकी ही किताब में लिखा है, किसी बाहर वाले ने नहीं लिखा, उन्होंने खुद अपने हाथ से लिखा है कि ब्राह्मणों का हिंदुस्तान में इतना सम्मान है जितना दुनिया भर में हांगकांग से लेकर के अमेरिका, लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, कहीं चले जाइए, किसी भी कल्चर में उनके चर्च के किसी भी स्तर के अधिकारी का वो सम्मान नहीं था। तो एक तो ईर्ष्या वाला कारण था। दूसरा कारण जो था वो उनके धर्म परिवर्तन कराने के रास्ते में ब्राह्मण सबसे बड़े रोड़े थे। वो कैसे थे, वो स्टोरी भी है, हरदा का किसी क्रिश्चियन मिशनरीज ने लिखा है अपना डिस्क्रिप्शन, फिर और भी एक दो लोगों ने उस चीज को उस अलग अलग तरीके से कहा है। होता क्या था, जब ये गांव में जाते थे, लोगों से मिलते मिलाते थे और उनको बहला फुसला के धर्म परिवर्तन के लिए उकसाते थे, बोलते थे, तो किसी भी बिरादरी का कोई आदमी हो, कुछ भी हो, तो वो क्या कहता था कि देखो, जब ये कहते थे कि वो तुम ये करो तो हमारा जीसस तुम्हारी मदद करेगा, गॉड ये करेगा वो करेगा, तो आदमी तो दुनियादारी में फंसा रहता। वो कहता देखो साहब, हम तो ज्यादा कुछ जानते नहीं हैं, ये बैठे हमारे गांव के पंडित जी, ये ईश्वर को जानते हैं, या ये हमारे गुरु जी बैठे हैं, या कोई साधु महात्मा बैठे हैं, साहब ये भगवान, ईश्वर, आत्मा, परमात्मा यही ज्यादा जानते हैं, आप इनको समझा दो तो हम भी समझ लेंगे। अब वहां जो गुरुजी बैठे होते थे, साधु महात्मा बैठे होते थे, पंडित जी बैठे होते थे, वो तो वेद, वेदांत, ईश्वर, आत्मा, जगत, ब्रह्म, ये वो, तो उनके सामने वहां उनकी दाल नहीं गलती थी। तो ये उनको बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि इंडियन सोसाइटी में अगर क्रिश्चियनिटी को फैलाना है तो सबसे पहले ब्राह्मणों को किनारा करो। ये भी उनके ही डॉक्यूमेंट्स में लिखा हुआ है। ये ब्राह्मण धर्म परिवर्तन के रास्ते में उनका सबसे बड़ा रोड़ा था। अभी हम उस पर भी आगे आएंगे कि फिर उन्होंने उसके लिए क्या क्या करा और हमारे समाज सुधारकों ने उसमें क्या करा। अलेक्जेंडर डफ की नीतियों को अपनाते हुए और इनके दुष्टतापूर्ण तरीकों के चलते हुए हमारे धर्म ग्रंथों को तोड़ मरोड़ के उनके अनुवाद करने शुरू कर दिए गए। उनको संस्कृत भाषा को धीमे धीमे किल करना था ताकि भारतीय पूरी तरह से हमारी ट्रांसलेशन पे डिपेंडेंट हो जाएं, ताकि फर्स्ट हैंड वो कभी उस चीज को पढ़ के समझ ही ना पाए कि इसमें लिखा क्या था और इसका मतलब क्या था। तो इसके लिए उन्होंने हमारे धर्म ग्रंथों का ट्रांसलेशन करना शुरू कर दिया। मतलब हम धर्म ग्रंथों का बंगला में ट्रांसलेशन कर देंगे, हिंदी में कर देंगे, अंग्रेजी में कर देंगे, जर्मन में कर देंगे, फ्रेंच में कर देंगे, सब में कर देंगे, लेकिन संस्कृत में नहीं रहने देंगे। मतलब संस्कृत नहीं सिखाएंगे लोगों को, चाहे हमें कितनी भी ट्रांसलेशंस करनी पड़ जाए। तो ये रवैया चल रहा था। और दूसरा उनकी स्ट्रेटजी का एक एंगल ये था कि
भारतीयों को पश्चिमी उसमें ढालना शुरू करो जीवन शैली के स्टाइल में, ताकि इनकी सोच हमारी जैसी हो जाए, तो इनको फिर क्रिश्चियन बनाना ज्यादा आसान होगा। और वो तभी संभव है कि इनके मूल जो वैल्यूज हैं उनसे इन्हें हटाना शुरू करो, धीमे धीमे धकेलना शुरू करो। मैं अभी आऊंगा कि किस किस ने क्या क्या करा, सारे डिटेल्स हैं मेरे पास। फिर इन्होंने हिंदू धर्म का उपहास उड़ाना शुरू कर दिया, हिंदू संस्कृति का उपहास उड़ाना शुरू कर दिया। चुटिया पे, जनेऊ पे, तिलक पे, हर चीज का उपहास उड़ाना, मतलब ऐसे लोगों को विदूषक की तरह प्रस्तुत करना इन्होंने शुरू कर दिया। और धूर्तता के चलते हुए वैदिक काल जो था उसकी आयु भी कम कर दी, ताकि ये महसूस करा सकें कि नहीं तुम्हारी कल्चर इतनी पुरानी नहीं है, क्योंकि इनकी तो कल्चर कुछ थी ही नहीं, इनका तो कोई बहुत ज्यादा पुराना इतिहास है ही नहीं। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो इसका इन्होंने उस समय सबसे ज्यादा इस्तेमाल करा, वो था सती प्रथा। तो सती प्रथा पे एक बहुत ज्यादा रिसर्च करके डॉक्टर मीनाक्षी जैन, गार्गी कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर है, उन्होंने किताब लिखी है सती, और वेरी वेल रिसर्च किताब है, बहुत अच्छे से रिसर्च करी है, प्राइमरी सोर्सेज, ऋग्वेद, यहाँ के। ये सती का एग्जेगरेशन इसलिए इन्होंने करा ताकि ये हिंदुओं को इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स पैदा उनके अंदर कर सकें, और उसके कुछ राजनीतिक उद्देश्य थे जिस पे मैं आगे आऊंगा। सती प्रथा, राम मोहन राय को जो क्रेडिट दिया जाता है वो सिर्फ ब्रिटिश प्रेस की बनाई हुई स्टोरीज हैं। सती प्रथा भारत में बाजीराव पेशवा प्रथम बंद कर चुके थे। महारानी अहिल्याबाई को सती उनके ससुर ने नहीं होने दिया। दक्षिण भारत में सती प्रथा बंद करी जा चुकी थी, और पुर्तगाली और डेनमार्क के लोग अपने इलाकों में अंग्रेजों से कहीं पहले सती प्रथा पर रोक लगा चुके थे। लेकिन राम मोहन राय को एक हीरो के तौर पे प्रस्तुत करना था, तो वो काम उनकी प्रेस ने खूब करा। इसके बाद इन्होंने हिंदुओं को, हिंदू धर्म को और ब्राह्मणों को बदनाम करने के लिए हिंदुओं का सहारा लेना शुरू करा। ये थोड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको सुन लीजिए। ईसाई मिशनरियों ने हिंदू धर्म को बदनाम करने के लिए हिंदुओं का सहारा लेना शुरू करा, जिसमें कि पहला था कृष्णपाल। ये 28 जनवरी सन 1800 को धर्म परिवर्तित कराया हुआ इनका पहला कन्वर्ट था, जिसने एक अपनी किताब लिखी है द नेटिव कन्वर्ट। उसकी किताब से भी मैंने कुछ रेफरेंसेस लिए हैं। ये उस समय बढ़ई का काम करते थे और इनका कंधा उतर गया था, तो ये अपनी फिजियोथेरेपी टाइप एक्सरसाइज कराने जॉन थॉमस के पास जाते थे, और वहां उसने बातों में फुसला के इनको धर्म परिवर्तन इनका करा दिया। और इनकी अपनी किताब के अनुसार इनका सामाजिक बहिष्कार किसी पंडित, क्षत्रिय और किसी ने नहीं करा था। इनका सामाजिक बहिष्कार इनके अपने वर्ग ने करा था, अपने गांव ने करा था, पूरा टोटल बॉयकॉट। खैर, फिर उसके बाद वो अंग्रेजी सीख सक गया। फिर उसने तमाम हिंदू धर्म के खिलाफ और ब्राह्मणों के खिलाफ बहुत विश्वमन करा उसने बाद में। दूसरे थे राम बसु, उसका भी बहुत इस्तेमाल इन्होंने करा। तीसरे थे राम मोहन रॉय, और बाद में फिर जो आएगा उसकी भी चर्चा करेंगे हम। तो उसके बाद 3 और नाम आते हैं जो बाद में रिलेवेंट हुए, लेकिन मैं उन पे आऊंगा, लेकिन जिक्र करना यहाँ जरूरी है। वो थे ज्योतिराव फुले, भीमराव अंबेडकर और ईवीआर नायकर। इनका दुरुपयोग मिशनरीज ने कम करा उन्होंने, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने ज्यादा करा।
अब उस दुरुपयोग के चलते हुए होता क्या था, इन लोगों ने क्या करा और इनको उसका पुरस्कार क्या मिला वो देखिए। इनका काम था हिंदू धर्म की जितने से ज्यादा मिस इंटरप्रिटेशन कर सकते हो वो करो, हिंदुओं को कंफ्यूज करो, और जो भी कंफ्यूजन और वो सब स्थिति मिले, जहां एम्बिग्विटी मिले या जहां वो हो, उसका व्याख्या ऐसी करो कि उसका दोष ब्राह्मणों पे लाके डालो। ब्राह्मणों का बनाया हुआ है, ब्राह्मणों की ये करी हुई, ब्राह्मणों पे डालो। और बदले में इनको मिलता क्या था? बदले में इनको रिवार्ड मिलते थे। क्या? जमीनें मिलती थी, नौकरी में प्रमोशन मिलते थे, वेतन में वृद्धि मिलती थी, ये इनको रिवार्ड मिलते थे। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट अपने आप में है और बहुत बड़ा आरोप है। अब ये आरोप कहां से आया, किसने लगाया, मैं बताता हूं। राम मोहन रॉय ने एकेश्वरवाद का तर्क का इस्तेमाल करते हुए मूर्ति पूजा का विरोध शुरू करा, क्योंकि इनकी कोशिश ये थी कि भाई हम जिसकी नौकरी कर रहे हैं कुछ ऐसा करो कि सोसाइटी भी खुश रहे और अब वो राजा भी खुश रहे, तो बीच का कुछ रास्ता निकाल लो। अरे साहब हम तो आपके ही जैसे हैं, वो वाली इनकी अप्रोच थी। अब रिवार्ड वाली बात जो आ रही है वो कहां से आ रही है, इनको पुरस्कार जो मिले वो कहां से मिले, वो मैं बताता हूं। लाइन क्या है वो पढ़िए। Ram Mohan Roy achieved this financial independence in the middle age after spending many years in profitable association with English। मतलब राम मोहन राय ने ये आर्थिक संपन्नता हासिल करी अपनी उम्र के मध्यम पड़ाव में, जहां पर जब तक वो अंग्रेजों के साथ काफी प्रॉफिटेबल रिलेशनशिप बनाए रखे रहे थे। ये आरोप भी कहां से आ रहा है वो देखिए। ब्रिटिश ओरिएंटलिज्म एंड बंगाल रेनेसेंस, द डायनामिक्स ऑफ इंडियन मॉडर्नाइजेशन 1773 to 1835 बाय डेविड कॉम्फ, पेज नंबर 108। इसके बाद मुझे एक चीज बताइए कि ईस्ट इंडिया कंपनी में मुंशी के स्तर से ट्रांसलेटर की नौकरी पाया हुआ व्यक्ति, जो बाद में ठीक है 2-4 प्रमोशन मिल गए, उसके बाद कलकत्ता ना तब ना आज उसके मुकाबले में लंदन कहीं महंगा है। वो व्यक्ति उस जमाने में इंग्लैंड में जाके एक बड़े मेंशन में रहते हुए और टमटम बग्घी मेंटेन करते हुए, कौन उसका खर्चा उठा रहा था सती प्रथा के, जब वो वहां पे प्रचार प्रसार के विरुद्ध में वहां पे लॉबिंग करने गया है। और कॉलोनी से, उपनिवेश से आए हुए एक मामूली से व्यक्ति, मुंशी या प्रमोट हो करके जो भी हो गए होंगे उस समय, छोटे मोटे स्तर पे अधिकारी टाइप के, उसको वहां के ब्रिटिश क्राउन से, राजा से मिलने की, मीटिंग अपॉइंट कराने तक की मदद किसने कर दी उसकी, और क्यों कर दी? इसका जवाब भी मिला। विलियम बेंटिंग पे ऊपर एक किताब थी, उसमें विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा के ऊपर कानून क्यों बनाया? उससे पहले भी गवर्नर जनरल आ रहे थे, किसी और ने क्यों नहीं बना दिया? अगर इतना ही दर्द था तो ईसाई मिशनरी, सॉरी ये पुर्तगाली वगैरह तो पहले ही बंद कर चुके थे ना। ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत भारी घाटे में चल रही थी और इसको हर 20 साल पे इसका रिन्यूअल होता था, जो इंडिया से ट्रेड करते थे उसका। तो उससे कहा गया कि अब ये रिन्यूअल कराना तुम्हारी जिम्मेदारी, और ब्रिटिश सरकार ने क्लियर कर रखा था कि रिन्यूअल तभी होगा जब कंपनी प्रॉफिट में लेके आओगे। कंपनी के भ्रष्टाचार के चलते हुए कंपनी को प्रॉफिट में लाने का उसको कोई साधन नहीं मिल रहा था। तो जब अच्छा, इसी दौरान कंपनी को भारत के राज्यों के अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप की अनुमति नहीं थी। कंपनी के पास परमिशन नहीं थी कि भारत के राजे रजवाड़ों के बीच में वो उनके राज्य प्रशासन में हस्तक्षेप कर सके। तो इसको अपनी कंपनी की आय बढ़ाने का एक ही तरीका दिख रहा था कि इनके अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप करो।
और वो हस्तक्षेप करने की परमिशन ब्रिटिश सरकार से बार बार मांग रहा था और परमिशन बार बार डिनाई हो रही थी, मना हो रही थी, क्योंकि ब्रिटिश सरकार यहाँ पे आके युद्ध नहीं लड़ना चाहती थी, ना नया बखेड़ा खड़ा करना चाहती थी। तो इसने जो भावनात्मक मुद्दा है मानवीय आधार पे, उसकी बहाना बना करके वो मदद लेने की कोशिश करी। ये विलियम बेंटिंक के ऊपर एक किताब है, उसमें दिया हुआ है। इसके लिए इसने, अच्छा, इसी मुद्दे पे राम मोहन राय इससे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि स्लो चलो, नहीं तो इंडियंस तुम्हारे अगेंस्ट हो जाएंगे, तुम्हारे खिलाफ विद्रोह हो सकता है। लेकिन इसने राम मोहन राय को पकड़ के जबरदस्ती इंग्लैंड भेजा और पूरा इनका खर्चा उठाया और पूरा इनको पूरी मदद करी, रहने खाने सब, घूमो फिरो, और बड़ी बड़ी मीटिंगें उसके प्रभाव से वो करी गई कि तो राजा प्रधानमंत्री सबके सामने रो गाओ जाके, और सती प्रथा के आधार बना करके हमें भारतीय राजाओं के अंदरूनी मामले में हस्तक्षेप करने की परमिशन लो। तो खैर राम मोहन राय तो वहीं मर गए और राजा का टाइटल भी उनको वहीं उनके शाही रहन सहन को दिखाकर देखने के बाद ही मिला था। लेकिन इसको परमिशन मिल गई और इसने एक दिन यहाँ कानून बनाया और उसके बाद पहला हस्तक्षेप पता है कहाँ करा उसने? बंगाल में नहीं करा कि कूच बिहार में करा हो या कहीं और किसी रजवाड़े में करा हो, ना, उसने पहला हस्तक्षेप करवाया हजारों मील दूर जाके मैसूर में। तो इससे पता चलता है कि इनकी नीयत क्या थी। एक इंपॉर्टेंट चीज ये समझिए कि इस स्टेज तक ईसाई मिशनरीज जो हैं वो ब्राह्मणों के खिलाफ थे, ब्रिटिश सरकार ब्राह्मणों के खिलाफ नहीं थी। ब्रिटिश सरकार ब्राह्मणों के खिलाफ तब हुई जब कांग्रेस बन गई। कांग्रेस के बाद जो तिलक का नेतृत्व उभरा और वहां से जो गरम दल की राजनीति शुरू हुई, उसमें वो लीडिंग पैक जो था वो ब्राह्मण से, तो वहां से फिर कांग्रेस ने ब्रिटिश सरकार ने फिर गैर ब्राह्मणवाद उठाना शुरू करा। अब इंग्लिश शिक्षा पे जोर यहां से आने लगा कि जब राजनीतिक पॉलिटिकल अथॉरिटी लोगों की खत्म होने लगी और जमीनें मिल गई थी, तो उनको ये लगा कि अब सरकारी सेवा के जरिए ही जो है हमारे पास थोड़ी बहुत पॉलिटिकल अथॉरिटी आ सकती है, इन्फ्लुएंस आ सकता है। तो उन सरकारी नौकरियों के लिए गवर्नमेंट जॉब में जो है इंग्लिश को जरूरी बना दिया गया और अंग्रेजी के कॉलेज खोले जाने लगे। और इसके चलते हुए जो नया कॉर्नवालिस के परमानेंट सेटलमेंट के बाद जो जमींदार क्लास क्रिएट हो गया था हमारे यहाँ, उन्होंने अपने बच्चों को वहां भेजना शुरू कर दिया। यहां तक मुसलमानों ने अपने आप को दूर रखा इनसे कि भैया ना हमें तुम्हारी नौकरी चाहिए, ना हमें तुम्हारी कल्चर चाहिए, दूर की राम राम। एक सर सैयद अहमद खान का अपवाद आप छोड़ दो, वो बहुत बाद का है और वो डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में, लेकिन मोटे तौर पे मुसलमानों ने अपने आप को इनसे अलग ही रखा कि ना हमें आपकी नौकरी चाहिए, ना आपकी कल्चर चाहिए, आप हम अपने में अच्छे, तुम अपने में अच्छे रहो। जो लोग हिस्ट्री को थोड़ा बहुत पढ़ते या पढ़ाते हैं, टीचर हैं, उन्होंने एक पढ़ा होगा यंग बंगाल मूवमेंट, हेनरी डेरोजियो का। इसने क्या करा और इसने बंगाल को जिस तरीके से बर्बाद करा, आज जो आप बंगाली कल्चर देखते हैं वो हेनरी डेरोजियो का फैलाया हुआ है। ये एक कॉलेज में प्रोफेसर था और इसने अपने स्टूडेंट में ये फैशनेबल कर दिया कि पश्चिमी ढंग के कपड़े पहनो, हेयर स्टाइल बनाओ, बीफ खाना उसकी कंपनी में बहुत जरूरी था। और उस समय वही है, बहुत से लोग हैं राजा, रूलिंग क्लास, जो वो करते हैं वो हम भी करेंगे, मैं उनकी नज़र में चढ़ जाएं, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। तो ये करते हुए बहुत से लोग उस रास्ते पे चल पड़े। स्मोकिंग, शराब पीना, हिंदू ट्रेडिशन से नफरत करना, और इस सब को करने के बाद उनमें से बहुत से लोग धर्म परिवर्तित भी हो गए। तो ये देन थी हेनरी डेरोजियो की, जिसका यंग बंगाल मूवमेंट के बारे में केवल एक लाइन बताई जाती है, हमारे ग्रेजुएशन के सिलेबस में बता रहा हूं मैं, कि ये बहुत ही क्रांतिकारी विचारों का व्यक्ति था और बंगाल के युवा इससे बहुत प्रभावित थे।
उसके विचार क्या थे वो नहीं बताया जाता है, और प्रभावित होने वाले क्या करते थे ये नहीं बताया जाता है। बस एक लाइन में बता दो। अब इसके बाद आते हैं विवेकानंद पे। विवेकानंद ने एजुकेशन उस समय जो चल रही थी उसके ऊपर क्या कहा उसको समझ लीजिए, तो आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि राम मोहन राय कहां खड़े थे और विवेकानंद कहां खड़े थे इस संघर्ष में। मैं कुछ लाइनें इंग्लिश में पढ़ रहा हूं, फिर उसको हिंदी में भी अनुवाद कर दूंगा, क्योंकि ये प्राइमरी सोर्स विवेकानंद के ही आर्टिकल से ली गई है। He called the education a clerk making machine. He also wrote an essay, The Future of India, in which he said, a negative education of any training that is based on negation is worse than death, and a negative education or any training that is based on negation is worse than that. The child is taken to the school and the first thing he learns is that his father is a fool, second thing he learns his grandfather is a lunatic, and third thing is that all his teachers are hypocrites, and fourth is that all the sacred books of are lies. By the time he is 16th, he is a mass of negation, lifeless and boneless. As a result of that, 50 years of this education has not produced one original man in 3 presidencies. इसको हिंदी में मैं बताता हूं क्या है। विवेकानंद ने शिक्षा को क्लर्क बनाने की मशीन कहा। उन्होंने एक निबंध भारत का भविष्य भी लिखा, जिसमें उन्होंने कहा नकारात्मक शिक्षा या कोई भी प्रशिक्षण जिसका आधार ही नकारात्मक है वह मृत्यु से बदतर है। अब इसके आगे की लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपका ध्यान चाहूंगा मैं। बच्चे को स्कूल ले जाया जाता है और पहली बात वह जो सीखता है वो ये है कि उसके पिता मूर्ख हैं। ये विवेकानंद बोल रहे हैं, मेरा नहीं कहना है। पहली चीज वो स्कूल में जाके ये सीखता है कि उसके पिता मूर्ख हैं। दूसरी बात जो वो सीखता है वो ये कि उसका दादा पागल है। और तीसरी बात जो वो सीखता है वो ये कि उसके सारे शिक्षक पाखंडी हैं। और चौथी बात वो ये सीखता है कि उसके सारे धार्मिक ग्रंथ झूठे हैं। 16 वर्ष की आयु तक आते आते वो नकारात्मकता का एक पिंड बन के रह जाता है, एक निर्जीव और अस्थिहीन व्यक्ति हो जाता है। इसी का परिणाम है कि 50 वर्षों की ऐसी शिक्षा ने तीनों प्रेसिडेंसी में एक भी मौलिक व्यक्ति पैदा नहीं करा। यह विवेकानंद जी का लिखा हुआ है। 1857 की क्रांति तक आते आते होते होते संपूर्ण ब्यूरोक्रेसी और आर्मी मिशनरी के प्रभाव में आ चुकी थी। भारत से प्रेम करने वाले इंडोफाइल अंग्रेज एकदम साइडलाइन करे जा चुके थे। और अंग्रेजी सरकार का शासन, संसद का शासन आने के बाद में भारत में सरकारी वो कामकाज के लिए पेपर इंडस्ट्री आ गई, प्रिंटिंग होने लगी, जिसके परिणाम स्वरूप हमारे असली समाज सुधारक उभरने लगे। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, असली समाज सुधारक उभरने लगे, क्योंकि अब उनके पास पेपर भी था, प्रिंटिंग भी थी। जो हिंदू रिएक्शन हुई इस सारे प्रकरण की, उसको मैं बता देता हूं। देखिए, बेसिकली 3 तरीके की रिएक्शन थी। पहले थे कंजर्वेटिव, रूढ़िवादी लोग, जो हिंदू धर्म को सुपीरियर मानते थे क्रिश्चियनिटी से, और इस कैटेगरी में, और ये लोग राम मोहन राय के बाय द वे विरोधी थे। इनमें थे देवेंद्रनाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन, राधाकांत देव, रसमोय दत्ता। इन लोगों ने जो बनाए थे संगठन, उनके नाम थे आदि ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज। विवेकानंद खुद अपने आप में थे ही थे। फिर आर्य समाज बना, सिंह सभा बनी, और राधा स्वामी सत्संग बना। ये सब 1870 के बाद जब पेपर और प्रिंटिंग आ गया है, विचारों का फैलाना आसान हो गया, तब वहां से फिर इनको आप असली समाज सुधारक कह सकते हो।
दूसरे थे, इनको इंग्लिश में तो कहते हैं एकल्चरिस्ट, बट मैं अगर लूजली हिंदी में अगर कुछ ट्रांसलेशन कर सकता हूं तो इसको कह सकता हूं कि सांस्कृतिक सम्मिश्रणवादी। ये वही वो कैटेगरी थी जो मैंने बोला कि भैया आप राजा हो, हम प्रजा हैं, हम कुछ हमारा रख लो, कुछ आपका रख लो, हम आपसे अलाइन होके, हम में आप में बहुत फर्क नहीं है। तो उस अप्रोच के लोग थे राम मोहन राय और राम बसु। तीसरी कैटेगरी के मैं कुछ नाम लूंगा, उसमें कुछ ब्रिटिश मिशनरी के पोषित थे, कुछ ब्रिटिश मिशनरी के पोषित थे लेकिन अंग्रेज सरकार के द्वारा प्रयोग किए गए थे। जो पूर्णतः ब्रिटिश मिशनरीज के पोषित किए हुए थे, उनकी बैकग्राउंड में थोड़ा सा और देता हूं। उससे पहले ये जब 1857 की क्रांति हुई, ये थोड़ा सा ध्यान देने वाला प्रकरण है, इसको समझ लीजिए। जब 1857 की क्रांति हुई तो हमें किताबों में यह बताया जाता है कि गाय और सुअर की चर्बी वाला मुद्दा था। वो मुद्दा था, लेकिन इससे बड़ा भी मुद्दा था। ये हमारे यहाँ किताबों में कभी बताया नहीं गया है। ये मुद्दा ये था कि जो ब्रिटिश ब्यूरोक्रेसी थी, जो आर्मी थी, वो सब क्रिश्चियन मिशनरीज के प्रभाव में थी और ये लोगों पे दबाव डालते थे धर्म परिवर्तन के लिए। इस बात का जिक्र सीज ऑफ दिल्ली किताब है बाय अमरपाल सिंह, उसमें लिखा है, टेस्टिमनी उन्होंने दी है कि जब मंगल पांडे ने अपने अधिकारी को जिसको गोली मारी थी, तो उस समय उसकी पलटन में से उसका किसी ने साथ नहीं दिया, लेकिन उसकी पलटन ने अंग्रेजों का भी साथ नहीं दिया। सेना का डिसिप्लिन और लॉयल्टी की भावना उनको अंग्रेजों के खिलाफ कार्य करने से रोक रही थी, और मंगल पांडे की आइडियलिस्टिक पोजीशन जो थी अपने धर्म की रक्षा, वो उनको उसका साथ देने पे प्रेरित कर रही थी। ऐसे में किंग कर्तव्य विमूढ़ होकर के उन्होंने ना अंग्रेजों का साथ दिया ना मंगल पांडे का साथ दिया। वो खड़े रहे। अधिकारियों ने कहा इनको गिरफ्तार करो, उन्होंने मना कर दिया। एक जमादार रैंक होती थी, जमादार गिरफ्तार करने आया तो उसको उन्होंने मार काट के भगा दिया, मार डाला था वहीं पे। मंगल पांडे को नहीं गिरफ्तार करा, लेकिन उसको मार दिया था, और अंग्रेज अधिकारी को भी नहीं मारा। मंगल पांडे का साथ दिया था उसके ही गांव के एक सिपाही ने, कुछ तिवारी करके उसका नाम था, उसने साथ दिया था। बाद में उसको भी फांसी हुई थी, लेकिन उसका कोर्ट मार्शल भी हुआ था। उस कोर्ट मार्शल की प्रोसीडिंग्स में उसने कहा कि जिस अधिकारी को मंगल पांडे ने गोली मारी है वो हम पे धर्म परिवर्तन का बहुत ज्यादा दबाव बनाता था। ये बात हमारी किताब में छिपा दी गई है, नहीं बताई गई है। और मैं किताब का सोर्स कोट कर रहा हूं, सीज ऑफ दिल्ली बाय अमरपाल। वहां पे उसकी कोर्ट मार्शल की प्रोसीडिंग्स के डिटेल दिए हैं, वहां पे उसमें लिखी, उसने अपने उसमें गवाही में ये कहा है कि क्यों मारा। तो इसके परिणाम ये हुए कि 1857 के बाद आप लोगों ने किताबों में भी पढ़ा होगा कि धार्मिक आधार पे हस्तक्षेप करने की नीति समाप्त कर दी ब्रिटिश सरकार ने। ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है। अनऑफिशियली ब्यूरोक्रेसी और जितने अधिकारी थे सबके नट बोल्ट टाइट कर दिए गए कि एज ए मिशनरी आपको अपने धर्म के बारे में अच्छा बुरा जो कहना है, आप दूसरों पे कोई टीका टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। तो इनको जरूरत पड़ी दूसरे लोगों को पालने की, भारत के अपने लोगों को, जो इनकी भाषा बोले और उनकी जबान से बोले। और वो तो था ही इनके पास कि जमीन दे दो, ये दे दो, वो दे दो। तो वहां से उस समय इन्होंने सबसे पहले पाला पोसा ज्योतिराव फुले को। सत्य शोधक समाज, लोग महात्मा कहते हैं। एक उनके खिलाफ शब्द बोल दीजिए तो पुलिस में FIR डिप्टी चीफ मिनिस्टर करा देता है। तो एक तो ये थे, और बाद में ब्रिटिश सरकार ने प्रयोग किया, वो थे अम्बेडकर। वो जो एक पिछले सेमिनार में मैंने सुभाष चंद्र बोस की किताब से रेफरेंस भी दिया था कि उन्होंने क्या लिखा है इनके लिए। तो ये मिशनरीज की एक्टिविटीज थी। इसी बीच में हिंदू समाज में क्या हो रहा था, और जो कास्ट का मैंने वो थोड़ा सा बताया कि मोबिलिटी थी, कास्ट में अलग अलग लोग अलग अलग काम कर रहे थे। इन सब का सॉलिडिफिकेशन हो गया।
सॉलिडिफिकेशन मतलब ठप्पा लग गया। ये बात आई 1872 में, जब पहली देश की जनगणना हुई। 1872 की सेंसस की रिपोर्ट इंटरनेट पे अवेलेबल है। मैं फिर कह रहा हूं, ना किसी अयोध्या के भगवाधारी ने लिखी है, ना काशी के ने, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंग्रेज अधिकारियों ने लिखी है। उसका पार्ट 2 अगर कोई नोट डाउन करना चाहे तो करे। फर्स्ट सेंसस रिपोर्ट 1872 पार्ट 2 चैप्टर 3 में उन्होंने जिक्र किया है कि उनको उस जनगणना में क्या क्या दिक्कतें आई और कैसे क्या उन्होंने निर्धारित किया। सबसे पहली दिक्कत उनको ये आई कि हिंदू हम किसको कहें, किसको माने। और ये कंफ्यूजन की स्थिति तब थी जब उनको भारत में आए हुए 270 साल अंग्रेजों को हो चुके थे। तब तक वो ये नहीं समझ पाए थे कि हिंदू किसको कहें, किसको नहीं कहें। उन्होंने कहा कि हमारा कंफ्यूजन यही है कि हिंदू हम किसको माने। जो गाय का मांस नहीं खाता है उसको क्या हम हिंदू कहें, या उसको हिंदू कहें जो अंतिम संस्कार में मुर्दे को फूंकता है, अंतिम संस्कार में जिसके यहाँ मुर्दा जलाया जाता है उसको हम हिंदू कहें। पहला कंफ्यूजन ये था। दूसरा कंफ्यूजन उनको ये था कि हम जात किसको कहें। जो कई लोग जाति प्रथा और इनकी बनाई उनकी बनाई और मनु स्मृति को जला दो, फलाना को कर दो, वो कंफ्यूजन वहां था कि जाति हम किसको कहें। क्योंकि इन्होंने जब जनगणना करी तो उसमें एक कॉलम डला हुआ था कास्ट। अब वो कास्ट किसको कहोगे उसको लेके कंफ्यूजन, वो सारे कंफ्यूजन उस किताब में चैप्टर 3 में लिस्टेड हैं, जो चाहे पढ़ ले। उसके कई उदाहरण हैं। उन्होंने अवध का एक उदाहरण मैं कोट कर रहा हूं, दिए तो सैकड़ों उदाहरण है, उसमें एक उदाहरण बता रहा हूं अवध का। उन्होंने कहा कि बहुत सारे ऐसे राजपूत राजा अवध के रियासत में हैं जिनकी पत्नियां पासी हैं। प्लीज इस चीज सरकारी ठप्पा लग गया। उस समय जो व्यक्ति जो कार्य कर रहा था उसको वो सरकारी ठप्पा जाति का लग गया, जो इससे पहले पूरी इंडियन सिविलाइजेशन की हिस्ट्री में कभी स्टेट ने किसी व्यक्ति पे कोई ठप्पा नहीं लगाया था, इंक्लूडिंग ब्राह्मण्स। मैं फिर कह रहा हूं, किसी पे नहीं लगा था, चाहे वो महात्मा विदुर रहे हों, व्यास जी रहे हों, चाहे वाल्मीकि रहे हो, किसी पे नहीं लगा था। तो वो ठप्पा वहां पे लगा था। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, और उसके बाद मैं बहुत जल्दी समराइज कर रहा हूं इसको। इस स्टडी में मैं निगेट नहीं कर सकता हूं, मैं गारंटी से नहीं कह सकता हूं, लेकिन मुझे 2 चीजों की समस्या नहीं मिली सामाजिक समस्याओं के तौर पे। महिलाओं में एजुकेशन की कमी का बात है, सती का बात है, महिलाओं के संग भेदभाव का जिक्र है, वो सब है। मुझे एक तो इतनी सारी किताबों में कहीं पे भी दहेज का कोई रेफरेंस नहीं मिला, कहीं कोई दहेज का रेफरेंस नहीं मिला। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि होता होगा नहीं होता होगा, लेकिन वो एक सामाजिक समस्या के तौर पे कहीं इसमें आया नहीं है। और दूसरा, जातिगत हिंसा का कोई एविडेंस मुझे